सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो बीबीसी ने हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर बनी है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के सीएम थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में खूब हंगामा हुआ। अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की है। उन्होंने 21 फरवरी को एक न्यूज एजेंसी से कहा कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है। आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सच है कि केवल एक खोज है कि जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया है। ये उनका कहना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि आपको क्या लगता है कि ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अचानक आया है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में हुए कुछ दंगों पर बनाएं। हम उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को हमें क्यों नहीं मिली है? ये बस सिर्फ एक राजनीति है जो उन लोगों की ओर से की जा रही है जिनमें राजनीति क्षेत्र में आने की ताकत नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक एनजीओ, मीडिया संगठन आदि हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में बीबीसी के दफ्तरों में हुई छापेमारी का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। ये सारी बातें आपको बता दें कि बीबीसी को लेकर लगातार जिस तरह से हंगामा, इस पर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। जी हाँ, इसमें योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर 101 फीट ऊंचा होगा और इसकी निर्माण लागत लगभग 4 करोड़ रुपए होगी। 24 फरवरी को इसका भूमि पूजन किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रभाकर मौर्य इसके पहले भी सरकारी भूमि में योगी मंदिर बनाकर विवादों में आ चुके हैं। अयोध्या के कल्याण भद्रसा के मौर्य का पूर्वा में 50 फीट चौड़ा और लंबा ये श्री योगी मंदिर लगभग 4 करोड़ में बनकर तैयार होगा। 24 फरवरी को मंदिर की जमीन के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है। हालांकि साधु संतों के अतिरिक्त किसी भी बीजेपी नेता के इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। अयोध्या में ये मंदिर बनाया जाएगा। 24 फरवरी को भूमि पूजन होगा इसका और सबसे बड़ी बात है कि 4 करोड़ रुपए में बनकर इसे तैयार किया जा रहा है। तो 24 फरवरी को इसका भूमि पूजन होगा और सबसे खास और अहम बात कि लगभग इसे बनने में 4 करोड़ रुपए लग रहे हैं। बड़ी अहम खबर आपको बता दें कि इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पत्र भी भेजा जा चुका है। हालांकि जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसमें कोई भी बीजेपी का नेता शायद शामिल नहीं हो रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यही है कि कोई बीजेपी का नेता इसमें शामिल नहीं हो रहा है। साधु संत इसमें जरूर शामिल हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें बीजेपी का नेता शामिल नहीं हो रहा। आपको बताते चले कि ये श्री योगी मंदिर लगभग 4 करोड़ में बनकर तैयार होगा। 24 फरवरी को मंदिर की जमीन के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह मंदिर बनाया जा रहा है और जैसे कि हमने आपको अपडेट दिया कि लगभग 4 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। आज यूपी विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी सदन के अंदर आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहां पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आजम खान जिस तरह शेरवानी पहनकर सदन
बनाते थे, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत एसपी के तमाम विधायक सत्र में शिरकत करने के लिए काली शेरवानी पहनकर यहां पर पहुंचे हैं। जी हां, शेरवानी में विधानसभा पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास कुछ नहीं तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनकर आ ही सकते हैं। तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों से अपनी बात कही। मजाकिया अंदाज में वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि जब कोई काम नहीं है तो कम से कम बेहतर और अच्छे कपड़े पहनकर हम यहाँ पर आ ही सकते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे अखिलेश यादव को, यहाँ पर काले रंग की शेरवानी पहनकर अखिलेश यादव पहुंचे और काफी अट्रैक्टिव वो यहाँ पर लग रहे थे। हर कोई उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से जब बातचीत की तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई काम नहीं है हमारे पास तो कम से कम अच्छे कपड़े तो हम पहन ही सकते हैं। आज यूपी विधानसभा में बजट पेश किया गया और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी सदन के अंदर आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक कलर यानी कि काले रंग की शेरवानी पहनकर वो यहाँ पर पहुंचे और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया पत्रकारों की ओर से, जब यहाँ पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के पास जब कोई काम नहीं है तो कम से कम विपक्ष अच्छे और बेहतर कपड़े पहन सकता है। मुझे लगता है कि इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच घमासान लगातार मचा हुआ है। पार्टी का नाम यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो पार्टी का नाम, निशान और दफ्तर छिन जाने के बाद से ही उद्धव गुट सीएम शिंदे पर लगातार से आरोप यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मंगलवार महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी है। संजय राउत ने अपने लिखे पत्र में साफ शब्दों में कहा कि मेरी जान को खतरा है। वहीं अब इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच की बात की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने ये भी दो टूक कह दिया कि अगर कोई ऐसा स्टंट बाजी के लिए भी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल संजय राउत ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि श्रीकांत शिंदे ने इस काम के लिए ठाणे के क्रिमिनल राजा ठाकुर को सुपारी दी है। सांसद राउत ने लिखा कि राज्य में सत्ता बदलने के बाद मेरी सुरक्षा भी वापस ले ली गई, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे राजनीतिक निर्णय होते रहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बात लाना जरूरी था। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अकेला शेर हूं। संजय राउत के इस पत्र के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। वहीं इस मामले की जांच के लिए आज एसीपी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में 6 पुलिस वालों की टीम नासिक के उस होटल पहुंची जहां संजय राउत ठहरे हुए हैं। पुलिस उनसे बयान दर्ज कराएगी। जी हां, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उद्धव शिंदे गुट में लगातार बवाल बना हुआ है। दोनों के बीच जो है कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। कई तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है। राउत ने शिंदे के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ संजय राउत ने एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझसे सिक्योरिटी छीन ली गई लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूं। जी हां, इस तरह की बयानबाजी वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी जान को खतरा है। वह इस मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच की बात कही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत को जान से मारने की धमकी मामले की जांच की जाएगी। इस मामले में जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा स्टंटबाजी के लिए कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी हाँ, दरअसल संजय राउत ने अपने पत्र में साफ तौर पर आरोप लगाया है श्रीकांत शिंदे ने इस काम के लिए ठाणे के क्रिमिनल राजा ठाकुर को सुपारी दी है। यह आरोप उनके ओर से लगाया गया। सांसद राउत ने लिखा कि राज्य में सत्ता बदलने के बाद मेरी सुरक्षा भी वापस ले ली गई, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे राजनीतिक निर्णय होते रहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बात लाना जरूरी था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे किसी तरह की भाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अकेला शेर हूं। संजय राउत के इस पत्र के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले की जांच के लिए आज एसीपी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में 6 पुलिस वालों की टीम भी पहुंची है उस होटल में जहां संजय राउत ठहरे हुए हैं।
चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को किसानों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों के अंग्रेजी बोलने पर क्लास लगा दी। मुख्यमंत्री ने गुस्सा यहां पर होते हुए कहा कि ई बिहार है, लोकल भाषा में बोलिए, हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, किसानों के बीच अंग्रेजी शब्द बोलने से क्या फायदा। उसके बाद ही यहाँ पर अमित कुमार ने माफी यहाँ पर मांगी है, भाषण को आगे बढ़ाया है। सीएम ने ये भी कहा कि दुनिया में एक ही भाषा अंग्रेजी नहीं है जो हमारे देश पर राज करेगी, उसकी भाषा क्यों बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी भाषा है हिंदी, हिंदी में बात करें, अपने लोग हैं, इसी भाषा में आपको बात करनी चाहिए। दरअसल किसानों को खेती के बारे में जानकारी देते हुए लखीसराय के किसान अमित कुमार हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर बोल रहे थे। उन्होंने मुफ्त बिजली की जगह बिजली फ्री देने की बात कही तो फ्री शब्द सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए और उनकी जमकर क्लास लगाई। तो मुंबई के कमला नगर इलाके में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ की झुग्गियों में तड़के आग लग गई। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत आग की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि ताजा जानकारी आपको दे दें कि किसी को भी कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है, कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों में डर का माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आया। लोग बेहद डर गए। हालांकि तुरंत यहाँ पर जानकारी दी गई दमकल विभाग को। दमकल विभाग तुरंत पहुंचा और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कमला नगर में ये आग लगी। मुंबई की ये तस्वीरें, मुंबई के कमला नगर इलाके में ये आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ झुग्गियों में बुधवार तड़के आग लग गई। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। आपको बताते चले लोगों ने तुरंत आग की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की गई। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। देश भर के 10,000 से ज्यादा कांग्रेसी छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके ठहरने, आने जाने और सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। अब नेताओं के आगमन का दौर शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पहले 23 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि इसके बाद अगले ही दिन राहुल गांधी भी रायपुर पहुंच जाएंगे। दरअसल मंगलवार को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान रायपुर के मेला स्थल में अधिवेशन के लिए बनाए गए मंच और कांग्रेसियों के बैठने के लिए लगाए गए यहाँ पर डोम तक का जायजा लिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तैयारियों के लिए लगातार यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों को यहाँ अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई हैं। व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए हर रोज कांग्रेस भवन में बैठकें भी हो रही हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेसियों के लिए रायपुर और नया रायपुर गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, होटल, सर्किट हाउस को बुक किया गया है। वहीं कांग्रेस के टॉप लीडरों के लिए अलग से नया रायपुर के यहाँ पर फेयर रिजॉर्ट को बुक किया गया है। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और बड़े नेताओं के लिए यहाँ पर मेफेयर रिजॉर्ट में रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1 महीने पहले से ही मेफेयर रिजॉर्ट को कांग्रेस ने बुक कर लिया था। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की यहाँ पर तैयारियां हैं, जिसका यहाँ पर देखने के लिए उन्हें पहुंचे हैं। अंतिम चरण में तैयारियां जो है वो पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ जाएंगे 10,000 कांग्रेसी। जी हाँ,
10,000 कांग्रेसी जाएंगे छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण में है तैयारियां। छत्तीसगढ़ 10,000 कांग्रेसी जो हैं वो पहुंचेंगे। बता दें कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ यहां अधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान रायपुर के मेला स्थल में अधिवेशन के लिए बनाए गए मंच और कांग्रेसियों के बैठने के लिए लगाए गए डोम का तक यहां पर जायजा लिया गया। बिल्कुल सही आपने सुना कि हर चीज को बड़ी ही बारीकी से यहां पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तैयारियों के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए रोजाना कांग्रेस भवन में बैठकें हो रही हैं। कांग्रेसियों के लिए रायपुर और नया रायपुर गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, होटल, सर्किट हाउस बुक कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस के टॉप लीडरों के लिए अलग से नया रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट को बुक किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तो डीसी एसएफ हामिद ने जिला बडगाम और आसपास के क्षेत्रों के 30 यहां कश्मीरी युवकों के लिए भारत दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 दिवसीय दौरा पूरी तरह से 14वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल नागम छुद्रा द्वारा यहां आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन सैयद यहां फखरुद्दीन हामिद की उपस्थिति में किया गया था। कमलकांत, साथ ही कमांडेंट तेहरा बीएन, यहाँ पर एसएसबी लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन शर्मा भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी में यही सब कुछ हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस मौके पर प्रिंस नरूल हामिद, एसडीएम यहाँ चदूरा और साथ ही चुरार शरीफ के स्थानीय पुलिस अधिकारी यहाँ पर साथ जाएंगे। भ्रमण के दौरान युवाओं, छात्रों को भोपाल और दिल्ली के मुख्य स्थल, साथ ही स्मारकों के दृश्य भी यहाँ दिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर छात्रों के अंदर भी बेहद खुशी नजर आई। तो कश्मीर विश्व भर में एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दुनिया भर के पर्यटक मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए कश्मीर को ही पसंद करते हैं। इस साल भी लाखों पर्यटक कश्मीर घूमने आए, जहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर्यटकों के लिए एकमात्र मार्ग है। हर साल खराब सड़कों की वजह से पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए पर्यटकों ने कहा कि हम कश्मीर आना पसंद करते हैं। हालांकि नेशनल हाईवे बंद होने से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यटक ने यहां प्रशासन को सलाह दी है कि सड़क को एक बार फिर से ठीक करवा दे, ताकि हर साल पर्यटकों के आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। आपको बताते चले कि सड़क खराब होने की वजह से कश्मीर जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर साल लोग घूमने जाते हैं, मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से सड़क खस्ताहाल है, सड़क खस्ताहाल होने की वजह से घंटों घंटों तक लोगों को यहाँ जाम का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग जाती हैं, जाम यहाँ पर लग जाता है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह की समस्या बनी रही तो लोग कश्मीर न जाकर कहीं और जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने जाने में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि लोग कश्मीर जाना बेहद पसंद करते हैं। लोग कश्मीर जाकर घूमना पसंद करते हैं। परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ से कश्मीर जाना लोगों को बेहद पसंद है। लेकिन ऐसे में कश्मीर के जो बिल्कुल नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो वो खस्ता हाल है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हाईवे के रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वो अपने ऑफिस की छुट्टियां लेकर घूमने के लिए कश्मीर आए हैं, लेकिन अगर इसी तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा तो वो कश्मीर नहीं आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी घंटों तक, काफी देर तक इसी तरह का जाम लगा रहा, जिससे लोग बेहद परेशान रहे।
तो पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों ने खुद यहाँ पर सलाह दी है कि इस सड़क को बनवा दिया जाए। प्रशासन को यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन को खुद ये सलाह देना चाहते हैं कि इस सड़क को बनवा दिया जाए, क्योंकि हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इसी के साथ खास खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।